कुछ लोग आके चोली घाघरा पहन के चार ठुमके क्या लगा दिए, व्यूज 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 व्यूज। सच्चाई ये है, जो रेगुलेट करने वाली अथॉरिटीज हैं इन चीजों को, वो अपना काम ढंग से नहीं कर रही हैं। उनको कोई पैसे दे रहा है शायद इन सब चीजों को प्रमोट करने के। सनातन धर्म की बात करते हो, हिंदू धर्म की बात करते हो, 12 बजे के बाद ये जितने भी गुड़गांव के ठेके हैं ये बंद हो चुके हैं। जैसे ही वो शटर होता है ना, उसको 2 बार ठक ठक करोगे, नीचे से हाथ आएगा, पैसे दो, बताओ कौन सी ब्रांड चाहिए। फिर हम कैसे इस सरकार को अच्छा बोल सकते हैं। अमिताभ बच्चन जी को, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मैं नहीं करता। अच्छा, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, ये सभी के सभी 2 नंबर के इंसान हैं, चोर हैं। काहे की मतलब इनको सेलिब्रिटी मान के बैठे हो। ये जितने भी एक्टर्स हैं ना, ये सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये जितने भी क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, ये भी सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। यूट्यूबर बनने से पहले आपके दिमाग में कहीं था कि यार मुझे पैसे कमाना है? देखो सर, ना तो पैसे की चाहत पहले थी, ना पैसे की चाहत आज है, क्योंकि पैसा कभी मेरी प्रायोरिटी था ही नहीं। पहले ये यूट्यूब होता था एक एजुकेशन का प्लेटफॉर्म, ठीक है। सारा सोशल मीडिया आज के दिन वही सॉफ्ट पोर्न की जो रास्ता है ना, उस पर चल चुका है। इससे अच्छा तो ये होता कि हम पोर्न को बैन ना करते, ठीक है, 18+ रख देते, सेक्स एजुकेशन अपने बच्चों को देते, लेकिन कम से कम इस गंदगी का मुजाहरा तो ना करते। आप योगी जी या मोदी जी के बारे में एक बढ़िया सा कमेंट करके डालो ना, अगर 2 घंटे में आपके पास फोन ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। 1-2 हैं छपरी यूट्यूबर्स जो कभी नाले में कूद जाते हैं, ठीक है, जो कभी कीचड़ के पानी से गोलगप्पे खा लेते हैं। इवन मोदी जी भी ऐसे लोगों को जब प्राइज देके, एक बड़ा स्टेज देके उनको क्रिएटर अवार्ड अगर दे रहे हैं, तो फिर क्या बच जाता है, क्या बोले हम। नहीं, मैं नाम ले देता हूँ, ये उर्फी जावेद, सोनम अंसारी, इस टाइप की कई महिलाएं हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि हमारे घर में गरीबी थी, पैसा नहीं था। मेल्स भी कर रहे हैं आजकल, तो मेल्स तो फीमेल्स बन चुके हैं। इंस्टाग्राम पे ज्यादातर मेल्स फीमेल्स बन चुके हैं। अब जब भी आप बड़े बड़े प्रोग्राम देखोगे, आप देखोगे कि इन छपरी यूट्यूबर्स को ये नेता अपने साथ खड़ा करके शाबाशी देते हैं। कोई बिग बॉस से बाहर आता है तो नेता जाके उसकी पीठ थपथपाता है। तो ये प्रमोट क्या कर रहे हैं नेता? एवरीबॉडी वांट्स ब्लडी प्रमोशन। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सो गाइस, आज मैं स्वागत करना चाहता हूं एक ऐसे अध्यापक की, एक ऐसे व्यक्ति की जो अपनी लाइफ में बहुत सी ठोकरें खाए हुए हैं। गांव का बच्चा जो हरियाणा के भिवानी गांव से बिलोंग करते हैं, भिवानी के एक गांव से, जहां उन्होंने जो पढ़ाई की है बहुत ही तकलीफ से पढ़ाई की है। गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है, जहां इंग्लिश को बहुत हवा माना जाता है। उन्होंने इंग्लिश सीखा, और सिर्फ इंग्लिश ही नहीं सीखा बल्कि जिंदगी में जो कुछ भी वो करना चाहते थे वो सारी चीजें उन्होंने अचीव की। चाहे वो 30 कंपनियों में जॉब करने की बात हो, चाहे वो इंडिया से बाहर जाने की, सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने साथ काम किया है और बहुत कुछ किया है। आज वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। क्यों? क्योंकि आज वो बहुत बड़े यूट्यूब चैनल के मालिक है और बहुत ही बड़े पॉडकास्टर है। मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ आज बैठा हूं। सो मैं स्वागत करना चाहता हूं मास्टर जी का। मास्टर जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर हैविंग मी। मेरे सभी व्यूअर्स को आप अपने लाइफ के बारे में सारी चीजें आज आप बताओगे, बट उससे पहले मैं आपका ये जानना चाहता हूं, आपके लाइफ में सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या था कि एक गांव का छोरा यूट्यूबर बना, इतना बड़ा, और वो भी पढ़ाने वाला अध्यापक जी? सर सच कहूं तो सबसे पहले मुझे यूट्यूबर बनना नहीं था। मुझे बस जब मैं स्कूल में था तो इतनी समझ आ गई थी कि पढ़ाई में तेरा कुछ नहीं होने वाला, यहाँ तो तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, ना तू डॉक्टर बन पाएगा ना इंजीनियर। क्योंकि एक बच्चे को पता चल जाता है 10th क्लास तक कि वही आपका जो इंटरेस्ट है वो किस सब्जेक्ट में है, या आपका इंटरेस्ट किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है। तो मैं उनमें से था कि किसी भी सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो वैल्यू दी जाती है ना, वो इंग्लिश को दी जाती है। और ये बात मुझे स्कूल के 1-2 इंसिडेंट्स हुए तो मुझे समझ में आ गई। तो तब मुझे ये था कि अगर मैंने इंग्लिश को सीख लिया तो कम से कम मैं भूखा नहीं मरूंगा। एक मेरी पहचान होगी कि इसको कुछ तो आता है, ठीक है, कि दूसरों से खुद को अगर अलग करना है तो कुछ तो पहचान होनी जरूरी है।
तो उस वजह से मैंने इंग्लिश सीखना स्टार्ट करा था। जी। हाँ जी। सो इंग्लिश सीखना आपने गांव से ही स्टार्ट किया, राइट? हाँ जी। सो गांव में पहली बार जब आपने इंग्लिश इंस्टीट्यूट में गए या किताबों से पढ़े, कैसे किया? देखो सर, इंग्लिश मैंने मेरे जिस शहर से शुरू करी, वैसे उसको भिवानी को ना एक बड़ा गांव बोला जाता है। तो अच्छा। गांव कह लो, शहर कह लो, मतलब एक जैसी बात है। और जो मेरा स्कूल था वो डीसी के अंडर में था, तो वो प्राइवेट नहीं था, वो एक तरीके से गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कूल था। तो उसमें क्या होता था, ज्यादातर बच्चे ना हरियाणवी में बात करते थे। बोला अरे भाई क्या हाल है, बोला कच्चे कट रहे हैं, बोला तेरी सुना, बोला मेरे भी कच्चे कट रहे हैं, बोला चल फिर स्कूल में क्या करा, हम बाहर ना कच्चे काटांगे। तो मतलब कुछ ऐसा माहौल था कि बंक कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। तो मेरा माहौल भी कुछ कुछ वैसा ही हो रहा था। लेकिन भगवान की दया से घर पे इतनी सुताई होती थी कि दिमाग ठिकाने पे रहता था हमेशा। ठीक है, पढ़ाई में चाहे दिमाग ना चले, लेकिन मन में ये था कि भाई कुछ ना कुछ करना है। तो एक दिन हुआ क्या कि हमारा सीनियर कोई आया था, वो हमारी इंग्लिश की टीचर थी, उनसे बात कर रहा था इंग्लिश में। मैं ऐसे ही नीचे पार्क में बैठा था, मैंने कहा ये कौन सी भाषा है भाई? मैंने कहा इसको इतनी वैल्यू क्यों मिल रही है? क्योंकि मैडम हमारे तो क्लास में आके और हर किसी को लताड़ती थी और उससे बड़े प्यार से बात कर रही थी। तो मैंने कहा भाई हमें भी ये प्यार चाहिए, हम भी अधिकारी हैं इस प्यार के, है ना? तो फिर मैंने सोचा कि ये जो भाषा है ना, पता चल गया था क्योंकि इंग्लिश भी तो सब्जेक्ट की तरह हमने स्कूल में पढ़ाई है। मैंने कहा ये भाषा बोलना, ये सीखना पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ना 11th 12th में आते हैं कि भाई हमारे यहाँ कोचिंग ले लो, तो प्रमोशन करने आए थे वो। तो हमारी क्लास में बोला गया कि भाई कोई सवाल पूछो। तो हमारी क्लास का जो सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट था वो खड़ा हुआ सवाल पूछने के लिए, और कांपते कांपते उसने इंग्लिश में कुछ बोल दिया और सारी क्लास के बच्चे दे ताली दे ताली दे ताली। मैंने कहा भाई और कुछ हो या ना हो, जिंदगी में ये ताली जरूर चाहिए हमने। क्या बात है। तो वो जो गाली मिलती थी उसको मैंने ताली में बदल के ये अपना सपना पूरा किया। मैं लगा रहा, ग्रामर के रट्टे मारे, शुरू में सीख जाऊंगा, न्यूज़पेपर पढ़े, मैगजीन पढ़नी स्टार्ट करी, कुछ नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे, मतलब कहते हैं ना हिट एंड ट्रायल, करते करते फिर एक मेथड ऐसा समझ में आ गया कि भाई बोलो, ठीक है, कहीं से कहानी पढ़ ली, बोलो, कहीं से एक टॉपिक पढ़ लिया, बोलो, और बहस करो। तो मेरा बड़ा भाई था, वो सीडीएस की तैयारी करता था उस टाइम पे, तो एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए हमने एक छोटा सा पास में इंस्टीट्यूट था, वहां मेरे बड़े भाई के 3-4 दोस्त जाते थे। तो मैं फ्री रहता था, मैं कहा मैं भी जाऊंगा, मैं भी साथ में बैठ जाता था। तो उनको इंग्लिश में बात करते करते धीरे धीरे मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और मैंने भी इंग्लिश में बात करनी शुरू कर दी। तो वहां से शुरुआत हो गई थी मेरी इंग्लिश को सीखने की। कभी ऐसा लगा कि किसी ने कहा कि भाई तुझसे ना हो पाएगा? ये तो नहीं बोला तुझसे नहीं हो पाएगा, उन्होंने ये जरूर कहा था गणा अंग्रेज ना पक्का है। ठीक है। मतलब हमारे हरियाणा में एक आ जाता है, जो भी हिंदी भी बोलता है ना, तो उसको कहा जाता है कि तू ज्यादा अंग्रेज बनने की कोशिश मत कर। तो गणा अंग्रेज ना पक्का है, ठीक है। अरे बोला गणा पचर पचर ना कर, बोला दाम आराम, बोला हिंदी में बात कर ले या हरियाणवी में करो। वहां तो हिंदी में करोगे तो भी आपको कहा जाएगा कि क्यों ज्यादा पढ़ा लिखा अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीजें आई थी। और कॉलेज में जब मैं ही के साथ डू लगा देता था, डज नहीं लगाता था, ठीक है, आई एम गोइंग की जगह मैं आई गोइंग लगा देता था, तो बड़ा मजाक उड़ाते थे। बोला भाई तेरे को बोलनी ना आती हो तो बोला मत बोला अगर, ठीक है, बोला मजाक भी क्यों उड़ाता है बोल के। मैंने कहा तुमको आती है ना? बोला हाँ। वहां फिर बोल ले। मैं तो बोलूंगा। तो इस वजह से कॉलेज में या मास्टर डिग्री के दौरान यूनिवर्सिटी में भी मेरे ज्यादा दोस्त नहीं बन पाए, क्योंकि ऐसा शख्स, ऐसी पर्सनैलिटी जो अपना मजाक उड़वाने के लिए समाज में तैयार है, उससे कोई ज्यादा मतलब मेलजोल रखना पसंद नहीं करता। हाँ, तो ये तो चलता रहे, जिंदगी का एक बहुत अच्छा मेरा अनुभव रहा है मजाक उड़वाने का। तो मतलब ये है कि आपने शर्म की जो एक पुड़िया होती है उसको पानी में डाल के घोल के पी गए। महादेव की तरह हमने कंठ में धारण कर लिया उस विष को, ठीक है। और फिर अब लोग देख रहे हैं कि हाँ भाई कुछ तो बन गया। और शायद इसी का नतीजा था कि आप यूनिवर्सिटी में, मैंने सुना है कि आप टॉपर रहे हो। सर वो कहानी इतिहास ने अपने आप को दोहराया 10 साल बाद। तो जब मैं कॉलेज अपना कर गया कंप्लीट, फिर मैं एमबीए कंप्लीट कर गया, तो सरकारी नौकरी के फॉर्म निकले। हम 2 भाई हैं, दोनों भाइयों ने फॉर्म भरे और हो गया सरकारी बैंक में, एसबीआई में हम दोनों का सिलेक्शन हो गया था। तो 4 या 5 साल बाद जब मैंने नौकरी कर ली तो मुझे समझ में आया कि ये मुझसे ना हो पाएगा।
वो मुझे खुद सरकारी ही नौकरी लगा। आपसे ना हो पाएगा। हाँ है, वो थूक लगा के नोट ऐसे ना, मैंने कहा मैं नहीं गिन पाऊंगा सारी जिंदगी। या झूठे दस्तावेज लेके, मैंने कहा लोगों का करोड़ों का लोन मैं पास नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। और सामने प्लास्टिक की स्माइल रख के और मन में गाली दे के मैं कस्टमर सर्विस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो कई चीजें होती हैं, तो मैं आई वॉज नॉट मेड फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, ये समझ में आ गया था। और फिर मैं जब नौकरी से त्याग पत्र दे के रिजाइन करके मैं भाग गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, पीएचडी करने के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया जाने का कीड़ा कहाँ से आया? ये जस्ट दिन मैंने इंग्लिश बोलना शुरू किया था ना, उस दिन ये कीड़ा था कि अंग्रेजों के बीच में रहना है, अंग्रेजों के साथ इंग्लिश में बात करनी है, ठीक है। हाँ, वो मतलब आ गया था अंदर कि भाई अगर अपने आप को आप थोड़ा सा इम्प्रूव करके उस लेवल पे ले जाते हो, फिर आपको लगता है कि यार यहाँ मेरे लेवल के लोग नहीं है, थोड़ा बाहर जाऊंगा तो मुझे अपनी औकात पता चलेगी कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। तो तब मैंने सोचा मैं कहा विदेश ही जाएंगे, एक बेटर लाइफस्टाइल के लिए कह लीजिए, एक बेटर एजुकेशन के लिए कह लीजिए, बेटर एनवायरनमेंट के लिए कह लीजिए, और एक बेटर फ्यूचर, स्टेबिलिटी, फाइनेंस, पैसा, तो हर चीज के लिए मैंने सोचा, मैंने कहा यहाँ से निकलो। अच्छा, एसबीआई में जॉब पाने का सपना बहुत लोगों का होता है, बहुत से युवाओं का होता है। वो मंजर कैसा था जब आपने एसबीआई की नौकरी छोड़ी, रिजाइन किया? उस समय मुझे पागल घोषित कर दिया गया था, ठीक है। और अगर मेरे घर वालों का बस चलता तो आगरा के पागल खाने में मुझे छोड़ भी आते, लेकिन क्योंकि मैं शादीशुदा था और एक बच्चे का बाप बन चुका था, तो उस वजह से मुझे कोई ऐसा नहीं कर पाता। तो फिर हुआ ये कि हमारे ना हरियाणा में होता क्या है, और मैं जाट परिवार से संबंध रखता हूँ, हमारे लिए सरकारी नौकरी भगवान का आशीर्वाद माना जाता है, ठीक है। कि भाई छोर आ के करा है, बोला सरकारी नौकरी में, बोला ब्याह दो छोरी, ठीक है। जैसे ही मेरा बड़ा भाई और मैं सरकारी नौकरी लगे, आप विश्वास नहीं करोगे, हमारे घर में 2 या 3 कमरे थे जहां हम रहते थे उस टाइम पे, ठीक है। संडे जो होता था ना, संडे, भाई साहब हर कमरे में 5-5 लोग बैठे होते थे, रिश्ते वाले लेके। हाँ, और बकायदा एक लिस्ट लेके, अगर बोला भाई इतने तोड़े सोना देवांगे, और बोला या गाड़ी देंगे, कोई बोला फॉर्च्यूनर देंगे, कोई कहता स्कॉर्पियो देंगे, कोई कुछ। तो मतलब ये प्रलोभन तैयार हो जाते थे। तो आप सोच के देखो, सरकारी नौकरी वाला लड़का हरियाणा में अगर है तो उसकी बहुत तगड़ी डिमांड है, तो वो इज्जत मिलती है हर जगह। तो वो मिली, तो 5 साल वो इज्जत मेरे दिमाग में धीरे धीरे करके कम होती गई, क्योंकि मुझे पता था कि दुनिया को ये दिख रहा है कि भाई गवर्नमेंट जॉब है, ये स्टेबिलिटी, वो सब, लेकिन मुझे पता है कि मैं जो ये नौकरी कर रहा हूँ ये मुझसे हो नहीं पा रहा है। तो सरकारी नौकरी का छोड़ने का जो फैसला लिया, तो मैं ये कहता हूँ इस शरीर के अलावा, इस इंसान के अलावा मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, ठीक है। नोबडी सपोर्टेड मी, बट आई वाज एडमेंट, मैं जिद्दी था। मैं कहा भाई चाहे दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, मैं कहा एक दिन तो सबको मरना है, ठीक है। कोई किसी का सगा नहीं है ना, कोई संबंधी नहीं है। तो गीता के उपदेश याद आने लग गए थे तब मेरे को, ठीक है। अकेले ही आए थे, अकेले ही जाओगे। तो मैंने कहा मैं सबको छोड़ के, मैंने कहा मैं मेरे मन की करूंगा, ठीक है। और तब मैं विदेश चला गया। जैसे ही विदेश गया तो सबने कहा अरे विदेश चला गया, क्योंकि हरियाणा में, पंजाब में, चंडीगढ़ और इस तरफ का एरिया, यहाँ डंकी मार के लोग 40-40 लाख दे गए जाते हैं कि हमें वहां विदेशी धरती पे पटक दो बस। और जबकि पता है कि 100 में से 90 नहीं जा पाते, डंकी वाले भी। हाँ, तो मैं जब लीगल वे से चला गया वहां पे, और वो भी पीएचडी करने, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई बैचलर की या वैसी कोई छोटी मोटी सर्टिफिकेट या कोर्स करने। अच्छा, पीएचडी करने गए फॉरेन? हाँ, ठीक है। तो वो एक बड़ी उपलब्धि कह सकते हो, अचीवमेंट कह सकते हो, हट भी कह सकते हैं, हाँ, जुनून भी कह सकते हैं। तो वहां जब मैं गया, वहां मुझे ये महसूस हुआ कि मैं एक शीशे में फंस गया, ठीक है। हर चीज इतनी प्योर, हर चीज वेल डिजाइंड, वेल प्लान्ड, वेल ऑर्गेनाइज। तो मैंने कहा भाई यहाँ तो दिक्कत है। और फिर 2 या 4 महीने में मैं वहां रमा, थोड़ा टाइम लगा रमने में। उसके बाद जो असली दिक्कत थी वो सामने आई पैसे की, कि जो 6 महीने मैंने फीस देनी पड़ती है सेमेस्टर की, यूनिवर्सिटी की, वो इतनी ज्यादा होती है। यहाँ से आपको लगता है कि पेड़ पर डॉलर लगे हुए हैं, तोड़ के यूनिवर्सिटी की फीस आप दे दोगे, लेकिन जब वहां आपको फील्ड में जाके
काम करना पड़ता है तो आपके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, हाथों में छाले पड़ जाते हैं, कमर पे छाले पड़ जाते हैं, और कहाँ कहाँ छाले पड़ते हैं मैं बता भी नहीं सकता। सर एक बात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं भी अपने जवानी के टाइम पे जब मैं किशोरावस्था में था तो मेरे भी जुनून था कि यार फॉरेन जाना है। फॉरेन जाने के नाम पे तो ये था कि कहीं भी चले जाओ, सऊदी चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, लेकिन जाना है यार फॉरेन में। ये अब मेरा मानसिकता बिल्कुल चेंज हो गया, क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म है इंग्लिश कनेक्शन के नाम से। इंग्लिश कनेक्शन पे हमारे पास फॉरेन से बहुत से एप्लीकेशंस आते हैं, और मैंने ये फील किया कि यार दूर से ना बहुत अच्छा अच्छा दिखता है। बंदे जो गए हैं, बहुत से लोग बड़े परेशान हो गए हैं, रोते हैं कि मैंने अपनी फैमिली छोड़ा, मैंने अपना गांव छोड़ा, अपना शहर छोड़ा, अपना देश छोड़ा इस दिन के लिए। ऐसे रोते हैं। 15-15 साल से जो लोग हैं वो रोते हैं, सच बता रहा हूं। वो ये कहते हैं कि मैं अपने बच्चों से ढंग से बात नहीं करती, जो यहाँ पे रहते हैं वो वैल्यू नहीं कर रहे हैं, ना मुझे ढंग से इंग्लिश आ रही है, ना मैं उनको समझ पा रही हूँ कि वो चाहते क्या है, ना मैं उनको संस्कार दे पा रही हूँ। कल्चरल डिफरेंसेस हो गए ना। यस। सो ऐसी चैलेंजेस आपको भी आई क्या? ये चैलेंजेस नहीं थे, ये मेरे लिए सीख थी, एक्सपीरियंसेस थे। जब मैं वहां 1.5 साल रहा ना, मैं ये सारी चीजें समझ गया। उसी अंतराल में फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं यहाँ सारी जिंदगी मजदूर बन के रह जाऊंगा। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ लाइफ बहुत है, मैं 4-5 लाख महीने के कमा रहा था, वो पैसे की दिक्कत नहीं होती मुझे। आई नो कि कौन सी नौकरी करके मैं अपना फ्यूचर सिक्योर कर लेता वहां पे। लेकिन जो यहाँ कीड़ा चल रहा था पढ़ाई का, कुछ अपने आप को पढ़ाई के तरफ से साबित करने का, ये मैं कभी भी अपने आप को ऑस्ट्रेलिया रहकर शायद मैं साबित नहीं कर पाता। तो मैंने सोचा कि ये जिंदगी जो है ये छोड़कर मैं क्वालिटी लाइफ जीऊंगा, चाहे पैसे कम हो। तो मैं ऑस्ट्रेलिया छोड़ के आ गया इंडिया। तो एक बार फिर से जिन लोगों ने मुझे सिर पे बिठा लिया था, फिर से उतार दिया। नहीं उतारा नहीं सर, ऐसे पटक के मारा। ठीक है, बोला ये तो सच में ही पागल है, बोला इससे तो बात करना ही बेकार है। ठीक है, मतलब दोबारा आप पागल खाने जाने के लिए तैयार हो गए थे उनकी तरफ से। तो मैंने फिर वहां वापस जाकर इतना पैसा मैं कमा लिया था कि मैं 5 या 6 महीने उस पैसे पर अपना गुजारा कर सकता था। ठीक है, एक टॉप क्वेश्चन है। हाँ, फिर दोबारा जब यूट्यूबर बन गए तो फिर से लगा लिया होगा माथे पे उन्होंने आपको? नहीं, देखो ये जो हमारा समाज है ना सर, ये बड़ा विचित्र है। अगर आप कुछ भी करके पैसे कमा लेते हो ना, तो पैसे कमाने वाले की इज्जत ना चाहते हुए भी हर कोई करता है। अच्छा, ठीक है, पैसा इज्जत दिलाता है आपको, ये मानो या ना मानो। तो जैसे ही मैं वापस गया था ऑस्ट्रेलिया से, तो सबको ये था कि ये सच में पागल है, इससे तो मतलब असली पागल खाने का पागल अच्छा। ठीक है, बोला ये तो सबकी जिंदगी बर्बाद करेगा, अपने घरवाले की, अपने माँ बाप की, अपने जो बच्चा है उसकी। हरियाणवी में कैसे बोलते थे वहाँ? बोला तू तो नाश मारेगा, सब कहेगा। ठीक है, बोला तन नाश ठा दिया, उजाड़ दिए हम जमा। तो मैं कहा चलो कोई नहीं, मैं संभाल लूंगा। ठीक है, भगवान ने तो कतई पागल है। हाँ, बोला जमा बावड़ा है। तो कई तो ये भी कहते थे, जैसे मैंने संदीप महेश्वरी सर के पॉडकास्ट पे भी बोला था कि बोला तेरे जैसे तो बोला फांसी झूल जाया करे, बोला वो गलड़ी गाड़ में झूल गया एक, तो बोला दिमाग को नहीं तेरे में। ठीक है, दिमाग नहीं है, बोला तू सोच के डिसीजन नहीं ले रहा, ऐਵੇਂ ही मन में आया वो ही कर रहा है। मैंने कहा मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, वेट एंड वॉच। मैं बोलता था सबको कि अपना टाइम आएगा। ठीक है, वो गाना मेरी रिंगटोन बन गया था जिस दिन गाना रिलीज हुआ था। ठीक है, अपना टाइम आएगा। तो मैंने क्या किया, डीपीएस स्कूल था भिवानी में, वो मैंने ज्वाइन कर लिया। जैसे ही मेरी बीएड कंप्लीट हुई, जिस दिन मेरी बीएड का रिजल्ट आया, अगले दिन मेरे हाथ में नौकरी थी। मतलब आप पहले एसबीआई में नौकरी करते थे, फिर छोड़ा, रिजाइन किया, ऑस्ट्रेलिया चले गए जद्दोजहद करने के लिए। कुछ दिन बाद आपको समझ में आ गया ये बेकार है, सब मोह माया है, वापस इंडिया आए। इंडिया आने के बाद आपने फिर से स्टार्ट किया, बीएड किया। 10 साल बाद पढ़ाई मैंने फिर से शुरू की। फिर मैंने बीएड जब कंप्लीट किया, तो जिस दिन मेरी बीएड पूरी हुई, जिस दिन रिजल्ट आया, अगले दिन एक स्कूल का इंटरव्यू था, मैं इंटरव्यू देने गया, एंड विद गॉड्स ग्रेस मेरे हाथ में इंटरव्यू लेटर, मतलब जॉब ऑफर मेरे पास था। कितनी सैलरी थी? सैलरी 12,000 रुपए। 12,000 रुपए महीने पे आप अध्यापक हो गए? हाँ, जहां मैं 5 लाख रुपए ऑस्ट्रेलिया कमा रहा था, तो इंडिया आके सिर्फ 12,000 रुपए, और वो भी 1 साल बाद। क्या बात है। ठीक है, कैसा लगा था आपको 5 लाख की सैलरी से 12,000 रुपए की सैलरी? बड़ा खुश था मैं, एटलीस्ट आई वाज डूइंग व्हाट आई वांटेड टू। हाँ, आई वाज ऑलवेज पैशनेट अबाउट टीचिंग। ठीक है, आई एम अ टीचर बाय चॉइस। ठीक है, नॉट बाय एनीवन स्पोर्ट्स और एनीथिंग। सो कितने टाइम पे आपने वो अध्यापक वाली नौकरी की?
मैंने 10 एक दिन वो नौकरी की, फिर मेरे को 15 का ऑफर आ गया, ठीक है। फिर मैंने 1 महीना 1.5 महीना वो नौकरी करी, फिर मेरे को 20 का ऑफर आ गया, ठीक है। मतलब इंटरव्यू में देता रहा, मैं रुका नहीं। फिर वो जो 20 का ऑफर आया था वो था डीपीएस स्कूल से। तो दिन में मैं स्कूल में पढ़ाता था और मैंने इवनिंग में एमए इंग्लिश स्टार्ट की। 2 साल मैंने नौकरी की और जिस दिन मेरी एमए इंग्लिश का रिजल्ट आया, मैं यूनिवर्सिटी टॉपर था, गोल्ड मेडलिस्ट सतेंद्र से। क्या बात है। सो सर, अब मुझे आप अपनी यूट्यूब स्टार्ट करने की जर्नी बताएं। कैसे मन में आया क्या यूट्यूब स्टार्ट करना है? सर देखो, एक तो थॉट ये था दिमाग में कि भाई अगर आपको कुछ बड़ा बनना है, ठीक है, तो या तो लॉटरी वो काम कर सकती है, ठीक है। मेहनत से इंसान रातों रात कभी भी अमीर नहीं हो सकता, उसको वक्त लगता है, ठीक है। और मेरे पास ये वक्त ही नहीं था। 10 साल मैं पहले ही इस जद्दोजहद में उलझ के बर्बाद कर चुका था, 10 साल। तो जब मेरे स्कूल में ये बोला गया कि भाई बच्चों की छुट्टियों का टाइम आ गया, लॉकडाउन के टाइम में, तो आप एक स्पोकन इंग्लिश का कोर्स बना दो बच्चों के लिए, क्योंकि मैं इंग्लिश बोलने में ठीक था। अच्छा, ठीक है। तो मैंने वो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स बनाया, एक एक वीडियो डाउनलोड करके 2-3, और मैंने यूट्यूब का लिंक बच्चों को भेज दिया। प्रिंसिपल ने कहा कि भाई आप अपना चैनल प्रमोट कर रहे हो ऐसे, तो क्योंकि उनके 350 सब्सक्राइबर थे, मेरे शुरुआत थे, तो वो सोचे कि इनके ज्यादा हो जाएंगे। आई डोंट नो क्या थॉट रहा है उनका, उन्होंने मना कर दिया। तो वो जो 2-3 वीडियो पड़े थे वही पड़े रहे, ठीक है। तो 3 या 4 महीने बाद एक वीडियो मैं रातों रात वायरल हुआ। जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा वो ऐसे खड़ा है व्यूज वाला जो साइन है ना, डंडा है, वो ऐसे खड़ा है। मैं कहा भाई ये क्या हो गया। तो फिर मैं मेरे पापा को, मेरे को ये कहीं ना फील हो गई, इंट्यूशन हो गई थी। मैं 3 या 4 महीने से मेरे पापा को ये कहता जा रहा था, माँ पापा मेरे साथ इतना बुरा तो नहीं हो सकता, माँ कुछ तो मेरे साथ बहुत बड़ा होने वाला है, आप रुको, वेट एंड वॉच। मैं ये बोलता था, सबको बोलता था कि भाई पैसा बहुत है मेरे पास, चाहे मैं 6 लाख कर्जे में था, मैं सबको फिर भी ये कहता मैं पैसा बहुत है, कब आएगा वो नहीं पता मुझे, लेकिन पैसा बहुत है। तो पहली मेरी जो किस्त आई वीडियो वायरल होने के बाद, वो आई थी 90,000, ठीक है। 90,000 क्या? 90,000 रुपए, 90,000 रुपए पहली पेमेंट यूट्यूब से कमाई। हाँ, अमेजिंग। तो वो दिन है और आज का दिन है, टच वुड, उससे कम मैं नहीं गया हूँ और मुझे लगता भी नहीं कि शायद मैं जाऊंगा, ऊपर वाले का हाथ। क्या बात, अमेजिंग। सो सर, मुझे अब ये बताइए कि आपने जो YouTube की वीडियो बनाना स्टार्ट किया, उसके लिए क्या इस तरीके से कैमरे थे या आपने मोबाइल से स्टार्ट किया? सर मैं आप लोगों को ना सबको ये मोबाइल दिखा देता हूँ, ये आज भी मेरे पास है, ठीक है। इस मोबाइल से मैंने मेरी पहली वीडियो बनाई थी। मेरी वाइफ फोन ऐसे पकड़ के खड़ी थी, ठीक है, हाथ से, स्टैंड भी नहीं था मेरे पास, और मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा था, ठीक है। और वो मतलब बिना एडिट किए 4 मिनट की वीडियो मैंने डाली थी, ठीक है। गुड मॉर्निंग कब बोलें, गुड आफ्टरनून कब बोलें, गुड इवनिंग कब बोलें। उस एक वीडियो से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया और उसी से ही मतलब सारी शुरुआत हुई। क्या बात है। आप जब कहानी बता रहे थे, सो मैं अपने आप को वाइस वर्सा रख लूं तो मेरी कहानी बन जाती है। कंचन ने जब स्टार्ट किया तो मैं मोबाइल पकड़ा, एक हाथ में बल्ब, और जैसे नहीं पहले के टाइम पे वो देते थे, तो वो चीज आपके साथ हुई। अमेजिंग। सो हमेशा आपके साथ खड़ी रही आपकी वाइफ, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, और ये हमेशा होना चाहिए। आपका जो जीवन साथी है वो आपको हर एक डिसीजन में आपके साथ होना चाहिए। उन्हें भी नहीं पता था कि आप आज के टाइम पे इतने बड़े चैनल्स के ओनर होंगे, चाहे वो इंग्लिश लवर की बात हो, चाहे वो आप पॉडकास्ट की बात हो, मास्टर जी की बैठक। मुझे बताइए कि जब आपने चैनल का नाम रखा इंग्लिश लवर्स, तो क्या सोच के रखा? सर शुरू में इसका नाम था लर्न इंग्लिश विद सतेंद्र सर, ठीक है, बिल्कुल शुरू में। लेकिन जब ये चैनल वायरल हो गया तो तब, क्योंकि मैंने एमबीए किया हुआ था, मैं मार्केटिंग सब्जेक्ट में बहुत अच्छा था, बड़े अच्छे मार्क्स आते थे मेरे जब मैंने एमबीए किया, तो मुझे समझ थी। तो मुझे ये पता था कि लॉन्ग रन में अगर चलाना है तो जितना नाम याद हो सके सामने वाले को, जितना छोटा हो, ठीक है, तो वो एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाए सामने वाले को, वो नाम रखो। तो मुझे ये तो पता था कि कीवर्ड नाम की जो चीज होती है कि कोई भी बंदा सर्च करेगा तो इंग्लिश से तो सर्च करेगा, तो फर्स्ट जो वर्ड था इंग्लिश, वो मैंने फिक्स कर दिया था। उसके बाद एक चैनल, मैं कई चैनल्स मैंने देखे,
तो हर किसी ने कुछ ना कुछ रखा हुआ था कि इंग्लिश टीचर भी शायद किसी का था, या इंग्लिश जर्नी किसी का था, या इंग्लिश लर्निंग किसी का था, मतलब कुछ कुछ था। फिर एक स्टडी लवर्स नाम से एक चैनल था उस टाइम पर, क्योंकि मैं एमए इंग्लिश किया तो वो ना इसी लिटरेचर से रिलेटेड कंटेंट बनाते थे, ठीक है। वो सर के मैं वीडियोस कुछ देखे थे, तो स्टडी लवर्स नाम से चैनल मेरे माइंड में क्लिक किया, तो मैं कहा इंग्लिश ठीक है, लवर्स यहाँ से उठाते हैं। सो दैट्स हाउ इट बिकेम इंग्लिश लवर्स। क्या बात है। हाँ और आज आप उनको सर्व करते हो जो इंग्लिश लवर्स है। हाँ, मतलब जो मेरी तरह एक तरीके से ये लगा लो अपनी जिंदगी में परेशान है कि भाई इंग्लिश उनको समझ आती है, या मतलब गांव से हैं, डर लगता है, ठीक है, किसी टीचर का उसको समझ में ना आए, क्योंकि ज्यादातर टीचर्स मेजोरिटी में क्या कर रहे थे मेरे टाइम पे यूट्यूब पे, वो इंग्लिश से ही इंग्लिश पढ़ा रहे थे। तो जो एक देसी टच मेरे अंदर है, मैं मानता हूं, जो मैं आम इंसान से जुड़ सकता हूं, तो मुझे लगा अगर मेरे जैसा इंसान और भी सरल भाषा में उनको समझाएगा कि भाई इंग्लिश ऐसे भी आप सीख सकते हो, तो शायद लोग कनेक्ट करेंगे, और वो कनेक्ट हो गए। मैं एक चीज मानता हूँ, यूट्यूब आप किसी भी चीज के लिए खोलो, ओपन करो, स्टार्ट करो, चलेगा तभी जब आप लोगों की प्रॉब्लम को समझोगे, बिल्कुल, और उसको जितना बेसिक हो सके उनकी भाषा में सिखाओ, हाँ, तभी बात बनेगी। तो जब आपने चैनल बनाना स्टार्ट किया था, तो क्या आपको इंग्लिश कनेक्शन नाम का भी कोई चैनल दिखा था? सर देखो, मैंने बताया आपको मैं एमबीए करता था, ठीक है, एमबीए में मार्केटिंग अच्छी थी, तो मैंने रिसर्च हर जगह की है, ठीक है। बिना रिसर्च के मैंने शायद बहुत कम काम मेरी जिंदगी में किए हैं। वो बात अलग है, लोगों को मेरी रिसर्च थोड़ी लेट समझ में आती है, ठीक है, चाहे वो मेरा नौकरी छोड़ना हो या ऑस्ट्रेलिया छोड़ना हो, ठीक है, लेकिन समझ में सबको आता है। तो जब मैंने अपना इंग्लिश का चैनल बनाया और रातों रात एक वीडियो वायरल हो गई, तब मैंने टॉप 10 की लिस्ट बना ली, ठीक है, कि इंग्लिश के सेगमेंट में, खासकर स्पोकन इंग्लिश के सेगमेंट में, वो टॉप 10 चैनल्स कौन से हैं जो अभी अच्छा कर रहे हैं, उनकी टॉप 10 वीडियोस कौन कौन सी हैं, उनके टॉपिक्स क्या क्या हैं, और जिस तरीके से उन्होंने उन वीडियोस को पढ़ाया है, क्या मैं उसको और सरल तरीके से पढ़ा सकता हूं। सो दैट्स हाउ आई गॉट द आइडिया ऑफ 100 वीडियोस इनिशियली। और उसमें चाहे आप डियर सर का नाम लें, स्पोकन इंग्लिश गुरु का नाम लें, आपके चैनल का नाम लें, ठीक है, बहुत से ऐसे चैनल्स थे कि मैं उनको ऑब्जर्व करता था, देखता था, टॉपिक्स को समझता था, और मैं सीखता भी था साथ साथ। तो मैंने आप लोगों की वीडियो से भी सीखा है कोई भी टॉपिक के ऊपर, क्योंकि देखिए सर, मैंने कभी भी ग्रामर पर इतना ध्यान नहीं दिया, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, मैंने सिर्फ इंग्लिश बोलने पर ध्यान दिया। मैं जब ऑस्ट्रेलिया से वापिस आया, जब मैंने एमए इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया, देन ओनली मैंने ये डिस्कवर करा कि भाई इसमें क्या क्या होता है। एक बार मुझे पता चले कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है, और बेसिक जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हम बनाते हैं टेंसेस में, वो कैसे कैसे होते हैं, उससे पहले तो मुझे नहीं पता था। डीपीएस में मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया ना एज एन इंग्लिश टीचर, तो तब मुझे ग्रामर की थोड़ी थोड़ी नॉलेज स्टार्ट हुई, अदरवाइज मुझे सिर्फ बोलना आता था। एक चीज मैं को रिलेट कर पा रहा हूँ, जैसे सुनीता जी हैं अपनी, जो इंडिया का नाम रोशन कर चुकी, जो अंतरिक्ष में रही हैं, हाँ, सो वो भी मतलब इंडियन ओरिजिन की महिला वहां पे गई और इतने टाइम पे रही, 8-9 महीने। सो वो क्यों सरवाइव कर पाई, क्यों इतने अच्छे से रह पाई? उसका एक ही कारण था कि हर सिचुएशन को अच्छे तरीके से उन्होंने समझा है। अब आपके साथ भी वही हो रहा है, आप गांव में रहे हो, गांव से फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर वापस ऑस्ट्रेलिया से इंडिया, हर तरीके की माइंडसेट को आपने रीडिंग किया है, घाट घाट का पानी पिया, घाट घाट का पानी पिया, ये सही बात आपने बोला। और शायद इसीलिए आप बेस्ट कर पा रहे हो। बेस्ट तो नहीं कह सकता, बस अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जितना भगवान ने आईक्यू दिया है, जितनी कॉमन सेंस दी है, जितना ज्ञान दिया है, उस हिसाब से अपना बेस्ट मैं डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, व्हाइल इन रोम डू एज द रोमन्स डू, ठीक है, जैसा देश वैसा भेष, तो लगे रहो जहां पर आ गए हो आप। सो लाखों बच्चों की हेल्प करने के बाद इंग्लिश लवर्स के थ्रू आपने मास्टर जी की बैठक कैसे बैठानी स्टार्ट की? सर ये हम ना सब कोरोना की पैदाइश है, ठीक है, कोरोना ने लोगों को बहुत दूर कर दिया है, मैं कहूँ तो, ठीक है। हम शायद बहुत जल्दी से मतलब फास्ट फॉरवर्ड हो गए, मेरे को ये लगता है कोरोना की वजह से। हम घरों में रहे जरूर, 1 साल लगा लो वो टाइम जो था पूरा,
लेकिन हमारे जो रिश्ते थे वो हमें बहुत एक दूसरे से दूर ले गए जैसे ये इंटरनेट आया। ठीक है, मैं तो चाहूंगा किसी दिन हम एक ऐसी दुनिया में हो जहां ये इंटरनेट ही ना हो, सिर्फ ह्यूमन रिलेशंस पर ही ये दुनिया चले। ठीक है, लेकिन मजबूरी है, आप कुछ भी कह लीजिए, ये भी एक प्रोफेशन है, तो मैं इसको डिग्रेड नहीं करना चाहता। ठीक है, तो जब ये इंटरनेट जिंदगी में आया और ये हमसे ऐसे जुड़ गया, घर बैठे बैठे ये कमाई का साधन बन गया, एक जिंदगी का हिस्सा बन गया। तो ये जो लेंस आपको दिख रहा है ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी बन गया और यही मेरा दुश्मन भी बन गया कि इसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता। ठीक है, रोजी रोटी का सवाल है और इसकी वजह से मैं बाहर किसी से नहीं मिल सकता, ये भी मेरी दुश्मनी का कारण है इस लेंस से। अगर मैं कहूँ कोई भी टीचर इस पूरी दुनिया में जो एक सच्चा अध्यापक होगा वो अपने स्टूडेंट के चेहरे पर मुस्कान देखे बिना वो अपने आप को पूर्ण नहीं पाता। सो सेम गोज विद मी। तो वो तो चीजें अभी पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं क्योंकि हमारा स्पोकन इंग्लिश का सेगमेंट ऐसा है कि लोग ऑनलाइन ही पढ़ना पसंद करते हैं, ऑफलाइन आना बहुत कम पसंद करते हैं, जिसके लिए हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए वो भी कभी मैं करूंगा। ठीक है, चाहे प्रॉफिटेबल हो या ना हो। तो फॉर द टाइम बीइंग इस लेंस को देख देख कर मैं होने लग गया था बोर, मैं पक रहा था, मेरे दिमाग के जो तार थे वो हिलने लगे थे। तो बजाय कि मैं कुछ और ना कर दूं, मुझे लगा कि मुझे लोगों के बीच में जाने की जरूरत है। ठीक है, मुझे अपना नॉलेज जो है उसको विजडम में कन्वर्ट करने की जरूरत है। तो इसलिए मैंने ये पॉडकास्ट चैनल मास्टर जी की बैठक स्टार्ट किया। मास्टर जी तो मैं हूँ और हमारे हरियाणा में जो मेहमान होते हैं ना उनको एक बैठक में बिठाया जाता है। तो मास्टर जी की बैठक इसीलिए नाम रखा कि जो भी मेहमान मेरे पास आए जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक खास मुकाम हासिल किया है तो उनका जो तजुर्बा है उसको समझ के मैं भी अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर कर पाऊं, एक बेहतर सोच मैं ले पाऊं उनसे, तो कुछ मैं एक बेटर इंसान बनने की तरफ मैं चलूंगा। तो ये सोच मैंने रखी और मुझे बात करना बहुत पसंद है। अच्छा। तो मैंने कहा भाई अगर लोग आएंगे इस बहाने तो मैं लोगों के बीच में जाऊंगा और बातें होंगी। तो ये रीजन था मास्टर जी की बैठक का। सो आने वाले 5 साल में आप अपने आप को बेटर वर्जन में किस चैनल पे, चैनल्स दोनों आप ही के हैं, दोनों बच्चे आप ही के हैं, चाहे वो इंग्लिश लवर्स हो चाहे वो मास्टर जी की बैठक हो, किस पे आप ज्यादा समझते हो कि इस पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ? सर अगर मैं दिल की बात करूं तो दिल तो मेरा एक अध्यापक का है और ये रहेगा मरते दम तक। तो मैं शायद कुछ भी हो चाहे 10 स्टूडेंट भी आए, मैं इंग्लिश लवर्स चैनल को तो किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है। ठीक है, और अगर किसी वजह से टिकटॉक जैसे गया या यूट्यूब की एल्गोरिथम इतनी जाती गई कि वहां सब कुछ बंद भी हो गया तो फिर मैं ऑफलाइन टीचिंग जाऊंगा, मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं एक टीचर का जो मेरा एक धर्म है, एक तरीके से ड्यूटी है मेरी, ठीक है, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। पॉडकास्ट का चैनल चाहे मेरा नंबर 1 बन जाए इंडिया का, बट स्टिल आई विल रिमेन अ टीचर फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। सुपर्ब। आपकी बात में एक पैशन दिख रहा है और कहीं ना कहीं दर्द भी दिख रहा है। दर्द ये कि एक अध्यापक जो है ना अपने चैनल को व्यूज के तौर पे नहीं गिनता कभी, ये बात सच्चाई है। लेकिन फिर भी कभी ना कभी ऐसा लगता है यार कि यार कुछ लोग आके चोली घाघरा पहन के 4 ठुमके क्या लगा दिए, व्यूज 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 व्यूज। तो कभी ऐसा डिमोटिवेशन नहीं होता है? सर डिमोटिवेट तो 100% मैं होता हूँ, लेकिन इसमें मैं बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। मैं कह सकता हूँ चैनल्स के थ्रू, सच्चाई ये है जो रेगुलेट करने वाली अथॉरिटीज हैं इन चीजों को, वो अपना काम ढंग से नहीं कर रही हैं। पता नहीं उनको क्या लालच है, उनको कोई पैसे दे रहा है शायद इन सब चीजों को प्रमोट करने के। लेकिन अगर आप बात करें नॉर्थ कोरिया की, तो क्या आपको लगता है वहां इस तरीके का कंटेंट कोई हिम्मत कर सकता है बनाने की या पोस्ट करने की? मुझे लगता है कि आपने एमबीए किया है और अच्छे ढंग से किया है, तो आपकी रिसर्च क्या बताती है इसमें? मेरी रिसर्च ये कहती है कि ये एक तरीके से स्लो पॉइजन है हमारे यूथ के लिए। एक ये कैंसर की तरह है। हमारी जो संस्कृति हम कहते हैं, जो कल्चर हम कहते हैं, उसको दिमक की तरह, कैंसर की तरह नीचे नीचे जड़ें खा रहा है। और जो आज का युवा है जिसका अटेंशन स्पैन इतना कम हो चुका है कि पढ़ाई में तो ध्यान लगना बहुत दूर की बात है, ठीक है, वो 5 मिनट किसी के साथ अकेला बैठ के आंखों में आंख डाल के बात भी नहीं कर सकता। ठीक है,
इतना अटेंशन का स्तर गिर चुका है। और यही रीजन है कि जो आपके एंजाइटी, जो डिप्रेशन और जो आजकल 70 तरीके की बीमारियां चल पड़ी हैं सिर्फ टेक्नोलॉजी से, तो वो हमारे साथ हो रही हैं। और जो युवा अपनी एनर्जी देश के विकास में लगाने की सोचता था पहले, आज वो सोचता है कि मैं आज किस तरीके का ठुमका लगाऊं कि मेरे को ज्यादा व्यूज मिले। मैं मतलब एक दो हैं छपरी यूट्यूबर्स जो कभी नाले में कूद जाते हैं, ठीक है, जो कभी कीचड़ के पानी से गोलगप्पे खा लेते हैं। तो कंटेंट के नाम पर आज के दिन गंदगी ही परोसी जा रही है। आप इंस्टाग्राम, मैं आपको मेरी रिसर्च बताता हूँ। आपकी माता जी अगर वो 60-65 साल की हैं, वो अगर इंस्टाग्राम चला रही है, या आपकी बच्ची इंस्टाग्राम चला रही है, वो कंटेंट देखना चाहेगी अपना, लेकिन इंस्टाग्राम एक सर्च इंजन नहीं है। जैसे ही वो रील्स को ऊपर ऐसे करती जाएगी, उसको एक ना एक दिन बहुत जल्दी ऐसा गंदा कंटेंट दिखेगा जो उसके मतलब एक सॉफ्ट माइंड के ऊपर बहुत गलत प्रभाव डालेगा। ठीक है, तो हम जब ये नहीं चाहते कि हमारी बेटी, हमारी बहन या हमारी माँ इस तरीके का कंटेंट देखे, तो हम बनाते क्यों हैं और बनाने देते क्यों हैं? ठीक है, अब जानवर है, अगर उसको पागल कुत्ता काट लेता है, ठीक है, तो उसके मुंह से झाग निकलेंगे, वो मरेगा, हमें पता है पागल हो चुका है। तो जो इस तरीके का कंटेंट बनाता है, हम उसको पागल कुत्ता घोषित करके और उसके ऊपर बैन क्यों नहीं लगा सकते? जब सरकार के खिलाफ कोई बोलता है, योगी जी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, 1 घंटे के अंदर या 1 दिन के अंदर उस पर एक्शन होता है, उसकी टांगे तोड़ती है, वो ऐसे ऐसे करता हुआ थाने से बाहर आता है। तो जो ये फीमेल्स ऐसा गंदा कंटेंट बनाती हैं, तो उनके ऊपर एक्शन ना हो, ये तो मुझे समझ नहीं आता। कि मेल्स भी कर रहे हैं आजकल, तो मेल्स तो फीमेल्स बन चुके हैं, इंस्टाग्राम पे ज्यादातर मेल्स फीमेल्स बन चुके हैं, ठीक है। और जितनी भी ये गंदगी हो रही है कि आप देखोगे कि मतलब हर कोई आज के दिन, आप सेगमेंट वाइज अगर देखना चाहोगे ना, तो सबसे ज्यादा कीवर्ड जो रैंक करता है वो इन्हीं एंटरटेनर्स का करता है। जहां भी आप जाओगे, इवन मोदी जी भी ऐसे लोगों को जब प्राइज देके, एक बड़ा स्टेज देके उनको क्रिएटर अवार्ड अगर दे रहे हैं, तो फिर क्या बच जाता है? क्या बोले हम? देखिए, अवार्ड के नाम पे एक बड़ा तकलीफ वाली बात ये होती है कि जो अभी पीछे क्रिएटर अवार्ड शो हुआ, उसी की बात कर रहा हूं, उसमें कहीं पे भी किसी भी तरीके के एजुकेटर जो हमारे देश की शान कहे जाते हैं, अलग सर, इवन उनका तक नाम नहीं आया। पीडब्ल्यू वाले किसी का भी नाम नहीं आया। इतने बड़े बड़े अध्यापक जैसे दृष्टि IAS के विकास देवकीर्ति सर, या और भी बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने अमेजिंग काम किया है, लोगों के लाइफ में इतनी प्रेरणा दी है। व्यूज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, प्रेरणा की बात कर रहा हूँ, सीख की बात कर रहा हूँ, जिसको विदेशों में भी बहुत इज्जत मिली है। सरकार को व्यूज से मतलब है ना, कि उनको कौन प्रमोट करेगा, उनकी नीतियों को कौन ज्यादा प्रमोट करता है। और उनको ये भी बोला जाता है कि आप हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी आप रील पोस्ट करो, उसमें @ जो भी उनका हैशटैग है, जो भी हैंडल है, उसको मेंशन कीजिए। सो एवरीबॉडी वांट्स ब्लडी प्रमोशन। बट मैं आपके अपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अपने, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट इस समय की सबसे बेस्ट गवर्नमेंट है, हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा टाइम है, तो मैं अपने इस गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज 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 सर, एजुकेशनिस्ट को भी प्रमोट करिए जब भी मौका लगे। एंड मैं एक चीज मीडिया से भी हेल्प लेना चाहूंगा, क्योंकि वो होते हैं, वो सरकार को दिखाते हैं, वो दुनिया को दिखाते हैं कि यार अगर आप किसी भी सेगमेंट को, मैं यही कहूंगा, देखो कंटेंट इज इट्स नॉट लाइक यार रातों रात ऐसे ही वायरल हो गया, जैसे आपने बताया रातों रात ऐसे खड़ा हो गया व्यूज। वो कर्मा था आपका, लक बाय चांस नहीं था सर। आई एम श्योर कि आपने जो वीडियो बनाई होगी उस पर बहुत रिसर्च पहले किया होगा, और रिसर्च करने के बाद आपने बहुत मेहनत करके वो वीडियो बनाई होगी, वो आपका दिल जानता है। 100 वीडियोस को छान के अगर मैं एक वीडियोस बना रहा हूँ, तो उसके पीछे मेरी सोच तो रही होगी कि मैं कुछ बेटर दूं। और आप अभी कह रहे हो कि मैं हाथ जोड़ता हूं सरकार के, मैं तो कह रहा हूं मैं सबके पैर पकड़ने को तैयार हूं। अगर वो इन सब चीजों को बंद करें और ऐसे एंटरटेनर्स के ऊपर लाइफ बैन लगा दे, ठीक है। अभी ये जो कीचड़ खाना सिखा रहे हैं, हाँ, नहीं मैं नाम ले देता हूँ, ये उर्फी जावेद, सोनम अंसारी, इस टाइप की कई महिलाएं हैं, ठीक है। वो कहती हैं कि हमारे घर में गरीबी थी, पैसा नहीं था। तो जो पहले के जमाने में अगर कोई गरीब है, तो क्या वो नंगा सड़क पे भागने लग जाएगा? लेकिन आज भाग रहे हैं।
आप दिल्ली मेट्रो में देख लो, जो बिल्कुल टू पीस पहन के लड़की आ जाएगी, सारे उसकी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आज के दिन कहीं कोई सेल्फी ले रहा है, बाढ़ आ जाती है या मतलब कोई बहने लगता है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, हर कोई पहले वीडियो लेगा। तो मतलब ये मानसिकता हम कहाँ लेकर जा रही है हमें, हमारे बच्चों को, आने वाली जनरेशन्स को हम कैसा भारत देकर जा रहे हैं। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आज की जो गवर्नमेंट है वो बहुत टॉप है, वो अलग अलग पहलू पे, अलग अलग तराजू पे हम उसको तोल सकते हैं, लेकिन वो इस तराजू पे अगर बात आएगी कि ऐसी प्रमोशंस को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया कि पूरा भविष्य हिंदुस्तान का एक गर्त में जा रहा है, तो हम कैसे इस गवर्नमेंट को सही कह सकते हैं। अब जब भी आप बड़े बड़े प्रोग्राम देखोगे, आप देखोगे कि इन छपरी यूट्यूबर्स को ये नेता अपने साथ खड़ा करके शाबाशी देते हैं। कोई बिग बॉस से बाहर आता है तो नेता जाके उसकी पीठ थपथपाता है। तो ये प्रमोट क्या कर रहे हैं नेता, फिर हम कैसे इस सरकार को अच्छा बोल सकते हैं। देखिए, एक कहावत है कि जब जैसे कोई जंग जीता जाता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ इससे नहीं कि कितने लोग हैं आपके पीछे, कितने सैनिक हैं, सेनापति कैसा है, इस पे बहुत बड़ा डिपेंड करता है कि आप जंग जीतोगे कि नहीं जीतोगे। तो मैं मोदी जी का बहुत बड़ा मैं तारीफ करना चाहूंगा कि आज के टाइम पे जिस तरीके से वो चीजों को लीड करते हैं वो बहुत सराहनीय है। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज पे मुझे भी कहीं ना कहीं आहत है कि यार उनको हर तरीके से वो तराजू पे नहीं देख पाते हैं। चलिए, बहरहाल, अच्छा मुझे अब एक चीज बताइए कि आज के टाइम पे जैसे कि इनकम को लिया जाता है एज एन जब अगर बात आती है कि यार मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है, ठीक है, मुझे यूट्यूबर बनना है, तो लोग इनकम के लिए बनना चाहते हैं, इनकम की, भैया मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है इसलिए मुझे यूट्यूबर बनना है। क्या आप यूट्यूबर बनने से पहले आपके दिमाग में कहीं था कि यार मुझे पैसे कमाना है, और वर्सेस आज के टाइम पे जो आप काम कर रहे हो उसमें पैसे को लेके कितनी चाहत है आपके अंदर? देखो सर, ना तो पैसे की चाहत पहले थी, ना पैसे की चाहत आज है। पैसे की चाहत होती तो मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं छोड़ता, पैसे की चाहत होती मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं छोड़ता, ठीक है, पैसे की चाहत होती तो मैं यूट्यूब पे फेमस होने के बाद 70 गलत काम मैं भी कर लेता, ठीक है, बाकी के प्रोडक्ट बेच के, कोई बेटिंग ऐप बेच के, ठीक है, पैसा कमाया जा सकता था, ठीक है। बड़ी बड़ी एकेडमीज, बड़े बड़े जो एप्लीकेशंस हैं, एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं, दे अप्रोच्ड मी, दे वांटेड टू बाय माय चैनल और कोलैबोरेशन एंड ऑल, तो मैं कर सकता था, लेकिन मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि पैसा कभी मेरी प्रायोरिटी था ही नहीं। अब बात आती है जो लोग यूट्यूब पे आना चाहते हैं, जो इंस्टाग्राम पे मतलब गंदगी फैला रहे हैं और जो भी चीजें हो रही हैं, तो एक डेटा कहता है कि 100% जो लोग यूट्यूबर बनते हैं उनमें से 0.02% जो लोग हैं सिर्फ वही पैसा कमाते हैं। बाकी के जितने भी लोग हैं वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है, मतलब एक ऐसा गंदगी वाला कंटेंट प्रमोट करते हैं। क्रिएटिविटी के नाम पर आज के दिन गंदगी इज इक्वल टू क्रिएटिविटी हो चुका है, ठीक है। क्रिएटिव पहले हुआ करते थे लोग, जब मतलब वो डाकू कैसे गांव में जा रहा है, डाकू ने किसको मारा, किसको क्या करा, तो एक सिनेमा के एंगल के हिसाब से क्रिएटिविटी होती थी, कहानी बनता, ठीक है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, कितने कम कपड़ों में कोई बिना ऑब्जेक्शन आए अपनी वीडियो बना के पॉपुलर हो सकता है। तो यूट्यूबर्स जितने भी हैं आज के दिन, पहले ये यूट्यूब होता था एक एजुकेशन का प्लेटफॉर्म, ठीक है, आजकल इसकी भी हालत जो है वो वही है ना, एक गलत जो क्या कहते हैं गंदी मछली या एक सड़ा हुआ सेब सारी टोकरी को खराब कर देता है। तो ये हो चुका है सारा सोशल मीडिया आज के दिन वही सॉफ्ट पोर्न की जो रास्ता है ना उस पर चल चुका है। इससे अच्छा तो ये होता कि हम पोर्न को बैन ना करते, ठीक है, 18+ रख देते, सेक्स एजुकेशन अपने बच्चों को देते, लेकिन कम से कम इस गंदगी का मुजाहरा तो ना करते कि हम जैसों को भी जब हम एजुकेशन की वीडियो देखना चाह रहे हैं, हमारे सामने अचानक से फैमिली के साथ बैठे हैं, अचानक से कोई ऐसी गंदगी दिख जाती है कि हर कोई बगलें झांकने लगता है, वो चीज तो ना होती। और जो लोग इतना टाइम, इतना एनर्जी यूट्यूब की वीडियोस में, इंस्टाग्राम की रील में डाल रहे हैं, अगर वो ढंग से उसका आधा टाइम भी किसी एक चीज को सीखने में लगा दें तो शायद उससे ज्यादा सम्मान भी पाएंगे और ज्यादा पैसा भी पाएंगे। सही बात है। यूट्यूब को आप कितने टाइम से जानते हो? पहली बार कब आपने यूट्यूब ऑपरेट किया था? 2017 में शायद मैंने इसको पहली बार, एक बार कोई छोटी सी मैंने क्लिप डाली थी, शायद 17 या 18 की बात है।
उसके पहले आप यूट्यूब को नहीं जानते थे? नहीं नहीं नहीं, यूट्यूब को जानता क्या, मतलब मुझे ये लगता था कि कोई भी इस पे कुछ भी डाल रहा है, अपना जो याद है, अपनी जो मेमोरीज है उसको सेव करने के लिए, बस मेरे लिए ये इतना ही था। लेकिन जब अमित भड़ाना जी के बारे में बहुत पुराने यूट्यूबर पता चला कि यार उनके पैसे आ रहे हैं, तो अपने आप में यही एक मतलब चौंकाने वाली बात थी कि यार इससे पैसे भी आ सकते हैं। अफवाह मानते थे कि ऐसे थोड़ी ना होता है, ठीक है, बोला हाँ, क्योंकि हम अपने फोन में भी तो गैलरी में सेव रखते थे ना फोटो और वीडियो, तो मैंने कहा इससे तो कुछ ना पैसा आए, उसमें कैसे आ जाएगा। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे एक्सपोजर मिलता गया तब समझ में आया, तो चीजें फिर उस हिसाब से आगे बढ़ी। मैंने जब पहली बार YouTube के बारे में सुना था तो मुझे लोगों ने ये कहा कि आप अपने वीडियोस उसमें रख सकते हो, कभी भी 10 साल बाद 20 साल बाद देख सकते हो। हाँ, गैलरी की तरह। हाँ। एक वो, दूसरा जब मैंने रखना स्टार्ट किया, दूसरा ये कि लोगों को जब पता चला कि मैं YouTube यूज कर रहा हूँ, अच्छा वो वाला देखते वीडियो, मतलब आप समझ रहे हो कि शुरू से उस एजुकेशन के बजाय कहीं और ही दिमाग होता था यूट्यूब को लेकर। वो शायद कोई और वेबसाइट जो पोर्न वाली इस तरह की रेडिट्यूब टाइप कुछ ऐसे थी, तो लोग रिलेट कर लेते थे कि अच्छा अगर ऑनलाइन वीडियो देख रहा है तो सिर्फ वही देख रहा होगा, लेकिन वो माइंडसेट था। मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद YouTube के शीर्ष अधिकारी को ही करना चाहिए कि यार हम किस तरीके की चीजों को कभी कभी हम प्रमोट कर देते, वायरल कर देते। नहीं सर, ये मैं मानता हूँ कि एक सरकार की जिम्मेदारी होती है कि मैं मेरे देश का भविष्य निर्धारित करूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। 5 साल के लिए लोगों ने आपको वोट दिया है एक विश्वास के साथ कि आप हमारे देश को कल्चरली आप कह लो, फाइनेंशियली कह लो, ठीक है, आप हमारे देश को आगे लेकर जाओगे। लेकिन अगर आप इस चीज को अपने मतलब इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करो कि कोई मेरे खिलाफ बोलेगा तो मैं उसकी ऐसी तैसी कर दूंगा, लेकिन कोई ऐसी वीडियोस डाल रहा है तो कोई बात नहीं, वो कंटेंट क्रिएटर है, तो ऐसे आप आंखें बंद करके बैठोगे तो फिर क्या ही फायदा है ऐसी सरकार का। ठीक है, आंख कान नाक सब कुछ खुले रखो ना भाई, ठीक है। हम जैसे एजुकेशनलिस्ट को या मतलब अच्छे जो शिक्षाविद हैं, आप उनको अपने पैनल में रखो ना, एडवाइजरी कमेटी में रखो ना, ठीक है। विकास दिव्य कीर्ति सर हैं, ऐसो को रखो, तब पता चलेगा यूपीएससी का सिलेबस क्या होना चाहिए। जो एसएससी के टॉप टीचर्स हैं उनको रखो कि एसएससी का सिलेबस क्या होना चाहिए। हम जैसे टीचर्स को रखो कि अगर हमें इंग्लिश बोलना सिखाना है, ठीक है, ताकि हमारे बच्चे पूरी दुनिया में कहीं भी आसानी से जा सकें, बात कर सकें, प्रोग्रेस कर सकें, बिजनेस कर सकें, तो उसके लिए क्या करें। तो अगर ऐसी एडवाइजरी कमेटीज बने तो हमें पैसा नहीं चाहिए, लेकिन हमारी बातों पर अगर अमल होगा, हमारे लिए वही फीस है। क्या बात है। तो आपको लगता है कि ये सारी चीजें कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, लाइक यू नो कि क्या गवर्नमेंट के हाथ में है कि किस चीज पे व्यूज आना चाहिए, किस पे नहीं आना चाहिए? नहीं, आप योगी जी या मोदी जी के बारे में एक बढ़िया सा कमेंट करके डालो ना, अगर 2 घंटे में आपके पास फोन ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना, मतलब आप वायरल हो जाएगा। वायरल की बात नहीं है, मतलब उनकी भी जो सोशल मीडिया एजेंसीज हैं वो बैठी हैं जगह जगह, इस बात के हैशटैग वगैरह या एआई के थ्रू वो ये देखते रहते हैं, स्क्रीनिंग चलती रहती है। आपको क्या लगता है पीएमओ वगैरह ये जितने भी सीएम हाउस हैं, इनको सिर्फ वायरल होने पे नहीं पता चलता, उनको वैसे भी पता रहता है ट्विटर के क्या अकाउंट है, यूट्यूब के कौन से चैनल हैं, इंस्टाग्राम के कौन से अकाउंट है, उनके पास सारा डेटा है। और जितने भी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और जिनके मतलब बड़े बड़े ये अधिकारी, हर किसी का ऑफिस इंडिया में है ना, ठीक है, बैन कर सकते हो ना आप, तो क्यों नहीं करते ये बताओ, क्योंकि सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। अभी एक नेहा राठौर नाम से बिहार की एक इन्फ्लुएंसर थी, उन्होंने अभी इंडिया पाकिस्तान का जो ये युद्ध चल रहा था, ठीक है, शायद अब भी चल रहा है, तो उसके बारे में उन्होंने कहा पहलगाम के हमले के ऊपर कि भाई हमें ये कैसे पता कि भाई टेररिस्ट ने अटैक करा है, हमें ये कैसे पता कि वहां इतनी फौज होते हुए भी वो अंदर कैसे आए, तो उसके ऊपर देशद्रोह का केस कर दिया गया। क्या बात कर, ठीक है, और उसे जेल के अंदर डाल दिया गया। तो जो बंदा ऐसे मतलब अपनी कमर मटका रहा है, लड़के लड़की जो भी हैं, तो उनके ऊपर क्या सख्ती हो नहीं सकती? सरकार को तो बस एक रेगुलेशन एक्ट पास करना है, 2 सेकंड नहीं लगेंगे, ये समाज इतना स्वस्थ बन जाएगा ना जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। लेकिन कर सकती है सरकार, करना नहीं चाहती, पता नहीं क्यों। कई बार मैं सोचता हूँ सिगरेट
के ऊपर लिखा हुआ है तंबाकू पीना, तंबाकू का सेवन करना हानिकारक है, और बैन भी किया जाता है। बोलते हैं कि भाई बैन है, बैन है, बैन है, यहाँ नहीं बिकता। बिकता सब जगह है, और लिखने से केवल नहीं होता है, यूज सब कोई कर रहा है। सर ये वही बात हो गई, ये भी सरकार की कमजोरी है ना। अब आप देखो, जो सिगरेट के ऊपर जो रैप है उसके लिए क्या कागज की जरूरत नहीं है? वो कागज कहाँ से आएगा? पेड़ काटने से आएगा। पेड़ कटेगा तो क्या होगा? ये क्लाइमेट इम्बैलेंस होगा। ठीक है, तो सरकार इनडायरेक्टली क्या कर रही है, क्योंकि उसे टैक्स सबसे ज्यादा तंबाकू के जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे मिल रहा है, वो इन चीजों को बैन नहीं कर रही है। ठीक है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि कोई भी सरकार जो खुले में, मतलब अब बात करते हैं गाय हमारी माता है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्लॉटर हाउसेज आज भी इंडिया में हैं, सेकंड या थर्ड नंबर का एक्सपोर्टर जो बीफ का है वो इंडिया ही है। अच्छा, ठीक है, तो आप गवर्नमेंट कई बार गाय हमारी माता है, पूज्य है, श्रद्धेय है, ये सब बातें मतलब अपनी इमेज दिखाने के लिए आप कर सकते हो, लेकिन ग्राउंड की रियलिटी को आप चेंज करो ना। हम तो चाहते हैं सिगरेट कर दो बैन, क्या दिक्कत है आपको? सुनो, जैसे आप कह रहे हो कि जो इंस्टाग्राम पे लोग कपड़े उतार रहे हैं, ठीक है, तो इसी तरह आप कर क्या रहे हो? आप भी तो अपने कपड़े उतार रहे हो। पैसे लेने के लिए आप क्या कर रहे हो? आप सिगरेट को, शराब को, हर चीज को। अब पीछे एक रेगुलेशन आया था कि आता रहता है हर स्टेट का अपना अलग, कि भाई स्कूल से और मंदिर से 150 मीटर दूर होगा ठेका, पास नहीं होगा। अरे भाई ठेके की जरूरत क्या है, ये बता मेरे को। दूर होगा, दूर होगा। अब आप गुड़गांव में बैठे हैं फिलहाल, गुड़गांव में शायद ही कोई एक ऐसी सड़क होगी जहां पे आपको दारू का ना ठेका नहीं कह सकते, शोरूम सर, प्रॉपर शोरूम मिलेगा, चमचमाता हुआ शोरूम मिलेगा। ठीक है, बंदा ना चाहते हुए भी अट्रैक्ट हो जाएगा। और मुझे सच्चाई बताइए, शायद 100 लोग जो शराब पीते हैं उनमें से सिर्फ 5 या 10% ऐसे लोग होंगे जो शराब पीने के बाद कुछ गलत नहीं सोचते या गलत नहीं करते। तो अगर 90% लोगों को सरकार सिर्फ अपने खजाना भरने के लिए खुले आम शोरूम खुलवा रही है, ठीक है, तो आप कौन से कल्चर का आप मतलब हवाला दे रहे हैं? सनातन धर्म की बात करते हो, हिंदू धर्म की बात करते हो, शराब शबाब ये दोनों मतलब क्या है? मैं आपको एक किस्सा शेयर कर रहा हूँ, ओरिजिनल ट्रू बेस्ड। कल मैं आ रहा था, साइबर हब जा रहा था, और कई जगह पुलिस रोकी, कई जगह मतलब 3-4 जगह, हर जगह वो फूक मारते रहे, फूक मारो, सब जगह पास होता गया, पास होता गया। मैं साइबर हब में गया तो मैंने गार्ड भैया से पूछा, भैया अभी वो खुला है? बोले हाँ खुला है, जा सकते हो, लेकिन 12 बज गए हैं तो आप, रेस्टोरेंट सारे बंद हो गए, लेकिन ये खुला हुआ है। मैं आपको बता दूं, 12 बजे के बाद ये जितने भी गुड़गांव के ठेके हैं, ये जो शोरूम है, ये बंद हो चुके हैं। लेकिन आप स्टिंग ऑपरेशन अगर मेरे साथ करना चाहे, मैं आज साबित कर दूंगा। जैसे ही वो शटर होता है ना, उसको 2 बार ठक ठक करोगे, नीचे से हाथ आएगा, पैसे दो, बताओ कौन सी ब्रांड चाहिए, तो 2 सेकंड में दे देंगे आपको। तो ये चल क्या रहा है? मुझे एक चीज बताइए सर, अगर आपको कभी एजुकेशन मिनिस्टर बनने का मौका मिलेगा, हाँ, सो पहला चीज आप क्या चेंजेस कराएंगे? मैं सारे प्राइवेट स्कूल बंद करवा दूंगा। क्यों? क्यों करवाने चाहिए ना? अगर आप अपने देश को विकसित देश बनाना चाह रहे हैं, जो कि मोदी जी अभी पीछे कह रहे थे कि 2047 तक हमारे पास वो पोटेंशियल है कि हम विकसित देश बना सकते हैं, तो विकसित देशों की ही बात करते हैं। यूके की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, हम यूएसए की बात करें, वहां आपको प्राइवेट स्कूल दिखेगा। मुझे लगता है कि वहां पे बहुत इक्वल चीजें हैं। इक्वल नहीं, वहां सारे पब्लिक स्कूल है। पब्लिक स्कूल है, हाँ। तो पब्लिक स्कूल आपका सरकारी स्कूल है सारे। हाँ, एक संस्था हो गया। हाँ, तो अगर मान लो प्राइवेट स्कूल्स की जितनी भी बिल्डिंग है, प्राइवेट स्कूल के जितने भी टीचर हैं, उनको कर दो ना सारा को सरकारी। आप ये जो सरकारी स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फिलहाल चल रहा है, जो मतलब बाबा आदम के जमाने का चल रहा है, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के आधे से ज्यादा हरियाणा के टीचर हैं, वो लासी पी के मतलब बच्चों को पढ़ाते हैं, बोल कै खे गै घै डै, तो उससे कब इंडिया विकसित हो पाएगा? कैसे हो पाएगा बताओ? बिल्कुल नहीं पाएगा। और मेरे ख्याल से आपके गांव में आज भी बहुत से लोग सरकारी नौकरी पाने के बाद, अच्छी बीवी पाने के बाद और दहेज लेने के बाद अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेजते। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आप अगर ये काम करोगे कि भाई
टीचर्स की जो सैलरी है प्राइवेट वालों की, उन सबको सरकारी कर दो। पेंशन तो वैसे ही बंद कर रखी है, ठीक है, सबको सरकारी कर दो, उस प्राइवेट स्कूल का नाम बदल दो, बस सरकारी स्कूल हो जाएगा, ले लो अपने अंडर में। पूरी भारत में, पूरे देश में बंद करो ना प्राइवेट स्कूल का सिस्टम, देखो फिर क्या विकास होता है। रातों रात मतलब इंडिया चमकने नहीं लग जाए तो दोबारा। ये करूंगा मैं तो एजुकेशन मिनिस्टर बनते ही, ठीक है। मेरा बच्चा भी सरकारी में जाएगा, तेरा भी जाएगा, चाहे पॉलिटिशियन का हो चाहे पियून का हो, उसी क्लास में पढ़ेंगे, फिर इक्वालिटी की बात आएगी। बहुत बढ़िया। और अगर आपको कभी मौका मिले एज एन इन्फ्लुएंसर कि आपको कुछ चेंज करने का मौका मिला, मतलब कुछ चीजें आप शो कर सकते हो कि यार ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो क्या चेंजेस कराना चाहोगे आप? किस कैटेगरी में कर रहे हैं आप? हाँ, यूट्यूब और सोशल मीडिया के बारे में। मैं तो सर सच्चाई बताऊं, मैं इंस्टाग्राम तो बंद कर दूंगा, ठीक है, सबसे पहले, अगर मेरा बस चला तो। क्योंकि इंस्टाग्राम आपका है? नहीं, अगर हुआ तो। आपका कितना सब्सक्राइबर बेस मेरे है? 4.5 लाख के आसपास है। तो उन 4.5 लाख के साथ आप क्या करोगे? अरे सर, नमस्ते करूंगा कि बेटा पढ़ना है तो यूट्यूब पे आ जाओ ना, यहाँ मैं नाच के नहीं दिखा सकता तुम्हें, ठीक है। तो इंस्टाग्राम का कोई औचित्य है ही नहीं, पहली बात तो। इंस्टाग्राम बनाया सिर्फ इसलिए गया कि आप शोबाजी कर सको, आप दुनिया को दिखा सको कि अब मैं ये कर रहा हूं, अब मैं ये कर रहा हूं। शुरुआत इसकी इसीलिए हुई थी। कनेक्ट होने के लिए फेसबुक है ना दोस्तों से, ठीक है, ज्ञान के लिए यूट्यूब है ना सबके लिए, तो क्यों चाहिए, अपने विचार प्रकट करने के लिए ट्विटर है ना। इंस्टाग्राम की जरूरत क्या है, उसका रेलिवेंस क्या है? इफ समबडी कैन टेल मी दैट, कोई रेलिवेंस नहीं है उसका। लेकिन फिर भी एवं, और सारी दुनिया पागल हो रखी है, और सरकार भी बंद नहीं करेगी, क्योंकि खुद मोदी जी के मतलब पता नहीं कितने 50-60 मिलियन फॉलोवर हो चुके हैं। तो ये फॉलोवर होने से मतलब आपको सिर्फ खुशी मिलती है, और क्या मिलता है? मान लो पैसा भी मिल जाता है, लेकिन आप उनको दे क्या रहे हो? आप सिर्फ ये दिखा रहे हो ना कि आज मैं वहां गया, आपने सेल्फी ले ली, आपने मटक के दिखाया कि देखो इस गाने पर मुझे ये मूव्स करने आते हैं। टैलेंट नहीं दिखा रहा कोई भी। टैलेंट दिखाना यूट्यूब पे बनाओ ना लंबी वीडियो, बच्चे सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, है ना। आपने अभी लंबी वीडियो बोला है, यानी लॉन्ग फॉर्म वीडियोस जो हैं, अब वो लोग देखना नहीं चाह रहे, अब लोग देखना चाह रहे हैं छोटा छोटा। सर सच्चाई ये है कि जिस दिन से हमने वेस्टर्न कल्चर को अडेप्ट करने की नाकाम कोशिश की है, हमारे दिमाग में ये कैंसर के रूप में जन्म ले चुका था। आप सोचो, जब हमें शुरू शुरू में ये आया कि पिज्जा डिलीवर होगा सिर्फ 30 मिनट्स में, तो अगर 31 मिनट भी हो जाते थे तो हम बेचैन नहीं हो जाते। अब अगर आपका ब्लिंकिट या स्विगी की डिलीवरी होती है, लिखा जाता है 8 से 10 मिनट, जैसे ही 12 मिनट होते हैं आप गुस्से में नहीं हो जाते हो कि क्यों नहीं आया अब तक, और अगर आ भी जाता है तो आप धमकाते हो कि कहाँ मर गया था, इतनी देर होगी, क्या है ये? समझ आया? नहीं समझ आया? नहीं समझ में आ गया। तो प्लेटफॉर्म तो हमारा उस हिसाब से नहीं है, इंफ्रा हमारा उस हिसाब से नहीं है, लेकिन हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं अलग। नहीं सर, हमारे माइंडसेट के साथ खेला जा रहा है। ये हमारा माइंडसेट को क्या करेगा, हमारा अटेंशन स्पैन धीरे धीरे कम कर देगा, ठीक है। और दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं, जब उनकी फंक्शनिंग ऐसी हो जाएगी, उनको आदत ऐसी हो जाएगी कि हर चीज जल्दी जल्दी चाहिए। मम्मी खाना जल्दी बनाओ, नहीं आ रही मम्मी, मैं नहीं खाता खाना, ठीक है। और मतलब स्कूल बस टाइम पे नहीं है, आपको एंजाइटी हो जाएगी, गुस्सा आएगा। आपकी बस लेट हो रही है, पहले के टाइम पे 4-4, 5-5 घंटे ट्रेनें लेट हुआ करती थी, लोगों को फर्क नहीं पड़ता था, गप्पे मार के बैठे रहते थे आपस में, है ना। लेकिन आज के दिन अगर 10 मिनट ट्रेन लेट हो जाती है तो आप सोचो क्या हालत हो जाती है, ठीक है। जो एयरप्लेन है, अगर फ्लाइट आपकी आधा घंटे डिले होगी, 1 घंटा डिले होगी, आप काउंटर पे जाके गालियां देने लग जाते हैं। तो ये पेशेंस जो हमारा कम हो रहा है ना, उसकी वजह है कि हमारे न्यूरॉन्स को धीरे धीरे एक्टिवेट किया जा रहा है। हम स्लीपर सेल बन रहे हैं। अच्छा, हम सारे स्लीपर सेल ही तो बन रहे हैं। कर क्या रहे हैं? हम सब में गुस्सा पहले के टाइम से कितना बढ़ गया है, बहुत। तो जोमेटो डिलीवरी इतने मिनट में, ठीक है, पिज्जा डिलीवरी डोमिनोज का 30 मिनट में। तो जब ये टाइम लिमिट सेट कर दी हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, फिर ये हमारे वीडियोस आ गए, फिर हमारी ये रील्स आ गई, तो इससे फायदा किसी को नहीं हो रहा है। आप खुद शायद इंडिया के वन ऑफ द टॉप शॉर्ट्स क्रिएटर रहे हो, मुझे भी पता है जितनी आपकी मेहनत जाती है शॉर्ट्स बनाने में, लोगों को सिखाने में, लेकिन उतना पैसा आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। हम एजुकेटर्स ये बात समझते हैं, लेकिन जो नाचने वाले हैं उनको शो मिल रहे हैं, जो गाने वाले हैं उनको शो मिल रहे हैं, लेकिन जो सच में कुछ सिखाना चाह रहा है उसको कुछ नहीं मिलता है। समझ रहे हो?
तो ये हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है, हम स्लीपर सेल बन रहे हैं सारे के सारे। धीरे धीरे टाइम कम होता जाता है। अब 15 सेकंड तो छोड़िए, अगर आप अपने एल्गोरिथम को ढंग से देखेंगे ना, जो 3 सेकंड का स्पैन होता है शुरू का, वहां अगर आपने अटेंशन ग्रैब नहीं की तो बंदा चला जाता है अगली रील पर, ठीक है। तो सोचो हम कहां से 3 सेकंड पे आ चुके हैं। सही बात है। एक बेहतर यूट्यूबर बनने के लिए आपको किस पे ज्यादा काम करना चाहिए, कंटेंट पे या एल्गोरिथम पे? सर, बेहतर यूट्यूबर मैं उसको मानता हूं जो सबसे पहले ये देखे कि वो कंटेंट क्या दे रहा है, ठीक है। अगर आप नाच के, गाना गा के अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हो, जैसे एक शो हुआ था इंडियाज गॉट टैलेंट टाइप में, लेटेंट, इंडियाज गॉट टैलेंट। अच्छा, वो पुराना वाला? लेटेंट की तो मैं बात नहीं कर रहा था। हाँ, तो इंडियाज गॉट टैलेंट में एक सिंगर आया था जो मतलब जूते साफ करता था, तो उसको ऊपर वाले का आशीर्वाद था, उसकी आवाज अच्छी थी, तो उसको एक प्लेटफॉर्म मिला। आप समझ रहे हैं? तो अगर ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी कला दिखाने के लिए, तो उनके लिए वो कंटेंट अच्छा है। लेकिन अगर कोई सिर्फ नाच गा के और सिर्फ कंपटीशन ये चल पड़ा है कि कौन कितने कम कपड़े पहन सकता है, ठीक है, तो अगर वैसा आप कंटेंट बनाना चाहते हैं तो यूट्यूबर क्या, मेरी नजर में तो आप इंसान भी नहीं हो, ठीक है। राक्षस की जो योनि है वो साफ दिख जाती है कि वो है। अब कोई भी बच्चा अगर यूट्यूबर बनना चाहता है, सबसे पहले वो अपने घर में 2 पैसे का जुगाड़ करे, ठीक है। एक प्लान बी आपके पास हमेशा होना चाहिए, चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो भी, या आप यूट्यूबर बनना चाह रहे हो तो भी, प्लान बी हमेशा तैयार रखो। एक टाइम लिमिट सेट कर दो कि मैं मेरे टैलेंट के हिसाब से, ईमानदारी के हिसाब से, अच्छी नीयत के हिसाब से इसको 6 महीने या मैं 1 साल दूंगा। जब तक अगर आप वो चीज नहीं कर पाते तो आप प्लान बी पे चले जाओ, ठीक है। पता चले, आप देखो सक्सेस रेशो की हम बात कर रहे हैं, तो आईएएस में भी 1-1.5% के आसपास सक्सेस रेशो है। यहाँ यूट्यूब में तो वो भी नहीं है, ठीक है। 100 में से 0.02%, ठीक है, लोग पैसा ढंग से कमा रहे हैं। चाहे मोनेटाइजेशन 2% का हो जाए, लेकिन कमा फुल टाइम जो यूट्यूबर्स हैं, 100 में से सिर्फ और सिर्फ आपको 1 बंदा मिलेगा, यानी 200 में से आपको 1 बंदा यूट्यूबर मिलेगा जो पैसे से ठीक ठाक कमा रहा है। तो आपको वो भी जो कहते हैं ना कंपटीशन नहीं है बेटा, सबसे ज्यादा कंपटीशन यूट्यूब पे है, और अब स्टैग्नेशन पे आ चुका है, ठीक है। अब आज के दिन आप यूट्यूबर बनना चाह रहे हो तो आप ये मान के चलो, आपके कर्मों के साथ साथ किस्मत का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। लक फैक्टर नहीं है अगर, ठीक है। और सिर्फ देखो, आप क्या मानते हो कि कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, ठीक है, 1000 सीटें हैं, तो जिस बच्चे की 1100 रैंक है, क्या आप उसको डिजर्विंग नहीं मानते? ठीक है, सिर्फ 1 नंबर से अगर कोई आईआईटी में जाने से रह जाता है तो क्या वो अच्छा इंजीनियर नहीं है? ठीक है, लेकिन यूट्यूब पे अगर आपका कंटेंट अच्छा है, वीडियो नहीं चलती है, तो आप जबरदस्ती मन में ये मत ठानो कि नहीं मैं तो सिखा के मानूंगा, नहीं मैं तो यही बनाऊंगा। जिद नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज में। जिंदगी है आगे बढ़ने का नाम, ठीक है। तो आगे बढ़ जाओ, 1 साल दो, कंटेंट पे विश्वास रखो, अच्छी नीयत रखो, रिसर्च करो, प्रॉपर नॉलेज लो। पहले कुछ भी शुरू करने से पहले रिसर्च करो और फिर छोड़ दो ऊपर वाले के हाथ में अपनी मेहनत करके। एक चीज मैं आपको शेयर करना चाहूंगा आपसे। अमिताभ बच्चन जी को, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे प्रयागराज से। मैं नहीं करता। अच्छा, सो लोग ये कहते हैं अमिताभ बच्चन देख के या फिर कोई और हीरो और हीरोइन को देख के हर कोई बॉलीवुड में जाना चाहता है। अरे भाई, सक्सेस रेट वहां बहुत कम है। हर कोई कहता है भाई वो उन्हें बोलने नहीं आता था, उनकी आवाज अच्छी नहीं थी, उन्होंने आज गाने भी गा दिए, ये कर लिया वो कर लिया, उनकी हाइट बहुत ज्यादा थी, बट कितने सक्सेसफुल हो गए। सो मैं ये कहूंगा कि आप उनके फेलियर्स भी तो देखो, कितनी बार वो फेल हुए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए। हर चीज में यही चीज होता है। यूट्यूबर्स की भी लाइफ में बहुत होता है। कई बार हमारे लाइफ में ऐसा हुआ है, हम खाना नहीं खाए और हम काम कर रहे हैं, लोगों को चकाचौंध दिखता है कि बस यूट्यूबर बहुत आसानी से बन सकते हैं। मेरी फैमिली, मेरे रिलेशंस, मतलब जितने भी रिश्तेदार हैं, मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने स्टार्ट किया। मेरी बहनों ने स्टार्ट किया, 2 बहनें, दोनों सगी बहनों ने स्टार्ट किया यूट्यूब। मुझे लगता है कि जितने लोग भी हैं उनको लगता है बस यूट्यूबर होना बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअल में जब जो लोग करते हैं ना, तब समझ में आता है यार कितना पानी में हम हैं।
सो मैं वो चीज मैं लोगों को बोलना चाहूंगा, भाई चकाचौंध में मत जाओ, आप अपने दिल की हमेशा सुनो, आप वो करो जो आप करना चाहते हो, क्योंकि आपने वही किया जो आप करना चाहते थे। अदरवाइज तो आप 5 लाख रुपए महीने की सैलरी पे थे वहां पे ऑस्ट्रेलिया में, और गांव में बड़ी इज्जत होगी, भाई छोरा विदेश में रहता है। मैं वहां पे अपना पेट्रोल पंप भी खोल सकता था, या मैं कोई वाइन की शॉप, वहां पे मेरे एक दो दोस्त बात कर रहे थे, या मेरा खुद का रेस्टोरेंट भी आज के दिन हो सकता था। मेरे जो साथ था दोस्त, आज उसकी रेस्टोरेंट्स की चेन है, ठीक है, 3-4 रेस्टोरेंट्स का मालिक है वो। लेकिन दिल की सुनी आपने। लेकिन दिल की सुने। और लेकिन ये जो अभी आपने मेंशन करा, ये पॉइंट भी मैं बोलना चाहूंगा, ठीक है, चाहे 2 लोग इस बात को अपनी जिंदगी में उतारे, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, ये सभी के सभी 2 नंबर के इंसान हैं, चोर हैं, ठीक है। ये अपने बच्चों को वो कभी चीजें नहीं देते जिन चीजों का ये प्रमोशन करते हैं, ठीक है। ये विमल बोलो, जुबा केसरी, क्या वो अपने बच्चों को खिलाएंगे? फिर अमिताभ बच्चन कमला पसंद गुटखे का करते हैं, क्या वो अपने बच्चों को खिलाएंगे? उनकी पोती है आराध्या, उसके मुंह में डाल के फिर किया करो ना प्रमोशन, तो मैं तुम्हें रेस्पेक्ट करूंगा कि चाहे जहर है या जो भी है, पहले खुद खा रहा है फिर खिला रहा है। ये जितनी भी हीरोइन है, ये लक्स साबुन ऐसे करके लगाती, कभी जिंदगी में टच करा इन्होंने अपने बच्चियों को? छोटी बच्ची आलिया का अभी बेटी पैदा हुई है ना, तो उसको नहलाएं ना इन साबुनों से, फिर बताएं कि हाँ ये अच्छा है, मैंने इस्तेमाल किया है। तो आप काहे की मतलब इनको सेलिब्रिटी मान के बैठे हो? मेरे साथ से गुजर गया था आमिर खान, मैं भागा ही नहीं उसके साथ फोटो खिंचाने के लिए। मैं नहीं करता रेस्पेक्ट। क्यों नहीं करता? वो हमारे यहाँ पे क्या मैसेज क्या दे रहा है? मैसेज क्या दे रहा है वो? आपने उसकी शादियों की जो लाइन लगी है उनके बारे में सोचा है कभी? कभी देखा है? ठीक है, वो अपने बच्चों के साथ कभी रहा नहीं, ठीक है, उसने मतलब जो भी, चलो उसका धर्म था। तो ये जितने भी एक्टर्स हैं ना, ये सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये जितने भी क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, ये भी सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये बैटिंग एप्स को प्रमोट करते हैं सभी के सभी, जिससे लाखों घर बर्बाद हो रहे हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को आप या शायद ऑडियंस जो है वो यहाँ सिर धारे करके बैठी है, तो अगर उनके ही बच्चों को बोल दिया जाए ना कि ये जिस जिस चीज का प्रमोशन कर रहे हैं उसको तुम यूज करो, तो 2 दिन भी ना लगे इनकी असलियत सामने आने में। बिल्कुल सही बात है। बैटिंग एप्स जो हैं, ड्रीम 11, बीसीसीआई के पास पैसे की कमी है? बिल्कुल नहीं। वो किसी LIC वगैरह किसी और से अपने आप को स्पॉन्सर नहीं करवा सकती थी, जिससे लोगों की पैसे बेशक लें लेकिन जान तो बचे। उन्होंने ड्रीम 11 से स्पॉन्सरशिप ले ली क्योंकि उन्होंने डबल पैसे दिए, ठीक है। जियो सिनेमा लगा लो, ये धीरू भाई अंबानी के बच्चे इतने अमीर हैं, क्या ये नहीं स्पॉन्सरशिप दे सकते थे? मैं एक बात करना चाहूंगा यहाँ पे। मैं एक बात शेयर ये करना चाह रहा हूँ कि हमारा भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। कंचन मैम का हमेशा एक चीज रहा है, कोई भी एडवर्टीजमेंट मैं अगर प्रमोशन करूंगी, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर हो, उसकी प्राइमरी कमाई यूट्यूब से जो आ रहा है वो नहीं होता है, ज्यादातर वो होता है कि जो प्रमोशन कर रहे हैं। बिल्कुल। कंचन मैम का हमेशा एक चीज ये कहना है, मैं प्रमोशन तभी कोई चीज की करूंगी जब पहले मैं खुद यूज करूंगी। तो आपका बात यहाँ आ जाता है कि भाई पहले अपने घर में जाके यूज करो ना वो प्रोडक्ट, फिर आके प्रमोट करो। बिल्कुल। सो ये बहुत अच्छा आपने बात बोला। अंत में सर मैं आपसे, क्योंकि मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, आप बिल्कुल निडर हैं, आपके जो दिल में है वही दिमाग में होता है, वही जुबान पे होता है। नहीं, एक चीज और भी है, कल को अगर मान लो मैंने कुछ बोला है, उस वजह से अगर मान लो लीगल वैसे दिक्कत हुई है और कोई धमकाएगा, तो मैं हाथ जोड़ के माफी भी मांग लूंगा। वो उस वजह से नहीं मांगूंगा कि मेरे को डर लगता है, मैं उस वजह से मांगूंगा, मैं 2 बच्चों का बाप हूँ, मैं किसी का हस्बैंड हूँ, मैं किसी का बेटा हूँ, ठीक है। तो मजबूरी इंसान को चाहे कुछ भी करवा ले, ठीक है। मान लो आज के दिन कोई हिंदुस्तानी सैनिक है, वो गलती से पाकिस्तान के बॉर्डर क्रॉस कर जाए, तो वहां जेल में तो उसको पता नहीं क्या क्या करवा लेंगे, आप बात समझ रहे हो। लेकिन जब आप अकेले हो तब आप अपने सच्चाई और दिल की बात कह सकते हो, वो मैंने कह दी, और ऐसा था, ऐसा हूं, ऐसा रहूंगा। और ये मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार नाम की चीज है, सरकार के आगे आपका कोई अधिकार नहीं। अंत में आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे यूट्यूब की जर्नी को लेके, और इंग्लिश लवर्स के स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना भाई चाहिए? मैं तो सभी को सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, जिंदगी में कुछ भी करो, एक तो अपनी इज्जत जो है वो अपने हाथ में रखो, ठीक है।
किसी को भी अपने से ऊपर मत समझो, माँ बाप के अलावा या जो आपसे उम्र में बड़े हैं उनके अलावा। लेकिन वहां भी आप उनके एक्शंस को देखो कि उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या कर्म किए हैं जिससे वो बड़ा बनता है। सिर्फ उम्र बड़ा होने से अगर हर कोई परमात्मा होता, ठीक है, तो प्रहलाद अपने पापा को जान से ना मरवाता, ठीक है। तो कर्म भी मैटर करते हैं। बिल्कुल। तो उम्र से जो बड़े हैं, माँ बाप जो हैं, अगर उनके अच्छे कर्म है तो वो है, लगाते हैं ना अपन, क्या लगाते हैं उसको, स्टार साइन। हाँ, तो मतलब वो मैं दे रहा हूँ, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ उस चीज का। तो अपनी रिस्पेक्ट अपने हाथ में रखो और इंसान बनो सबसे पहले, और अपने अंदर सिर्फ एक स्किल के ऊपर काम करो, ठीक है, बजाय कि 10 जगह फैलने के। एक स्किल के ऊपर फोकस करके आप जो भी काम कर रहे हो उस पर मेहनत करते जाओ ईमानदारी से। एक ना एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि आप एटलीस्ट उस फील्ड में अगर बेस्ट नहीं बन पाए तो जो रेस्ट हैं उनसे बेहतर जरूर बन जाओ। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी बातें शेयर की और मैं उम्मीद करूंगा कि कभी मैं आपके पॉडकास्ट मतलब आपका अध्यापक वाला जो बैठक है उसमें आप मुझे कभी न्योता दे और मैं आपके साथ बैठूं और गपशप मारेंगे, बढ़िया गपशप मारे। बिल्कुल सर। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर। माय प्लेजर। दिल से शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन।